Hello and welcome to Target JK Exams, which is always one step ahead. So, dear students, in this lecture, we shall be covering idioms and phrases which are very important for JKSSB exam. और आप सभी ने इनकी इंपॉर्टेंस अभी जो रिसेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए गए JKSSB के द्वारा उनके अंदर आपने इनकी इंपॉर्टेंस देखी होगी कि कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे idioms एंड phrases यहाँ पे होते हैं एग्जाम के अंदर. बिकॉज इन JKSSB एग्जाम्स डेफिनेटली वहाँ पे आपको 2 से 3 idioms और phrases देखने को मिलते हैं. अगर आप ये idioms और phrases की जो ये सीरीज हम यहाँ से आज फर्स्ट लेक्चर आपका idioms और phrases के ऊपर है जो शुरू कर रहे हैं, अगर आपने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक डेडिकेटली वे से आपने अटेंड किया डेफिनेटली या वॉच किया इन लेक्चर्स को, तो अगर आप यूपीएससी की बात करें, सीसेट प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे भी इन ईडियम्स का हेल्प यहाँ पे पहुँचता है. कैसे? कई ईडियम्स को फ्रेजेस में लिखा जाता है, उन फ्रेजेस को समझने में यहाँ पे ये ईडियम्स और फ्रेजेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. उसके बाद अगर आप स्टेट पीएससी की बात करें तो वहाँ पे तो डायरेक्ट दिया गया होता है कि जैसे डार्क हॉर्स जैसे आ गया, इसका क्या मतलब रहता है, आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी, उसमें से आपको यहाँ पे सही ऑप्शन को चूज़ करना है. देन डेफिनेटली यू आर गोना गेट हेल्प फ्रॉम दिस ऑल वीडियोज़ देयर. और उसके बाद आप अगर बात करें जेके एसएसबी की बात करें, अगर आप एसएससी की या बैंकिंग लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियोस का जो प्राइम मोटो है, तो आप सभी को जेके एसएसबी रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे आप बात कर लो फाइनेंस की बात करो, अभी जो रिसेंट एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी हाईली इनरिच्ड कंटेंट इसके अंदर डाला गया है ताकि आप इनको अच्छे से क्या कर पाएँ, सुन पाएँ, तो डेफिनेटली गेट कर पाएँ और आप अपने एग्जाम के अंदर इनको डिलीवर भी कर पाएँ. लर्निंग इज़ वेरी इजी बट इम्प्लीमेंटिंग इज़ वेरी टफ. सो आपको लर्न तो करना है, लर्न के साथ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें आती हैं बट फिर भी वो मिस्टेक करके आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ड्यूरिंग एग्जाम. उस टाइम पे आपको वो प्रेशर किस तरीके से हैंडल करना, तो ये यहाँ से आपकी जो प्रैक्टिस होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इस बात को भी आपको माइंड में रखना है. Through this idioms and phrases series, we will be covering approximately more than 1000 questions, important questions which are directly related to idioms and phrases. So आपको सभी को पता है, प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को दूसरों तक शेयर नहीं किया है, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब आल्सो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स मूव अहेड. चलो आगे चलते हैं और आई होप आप सभी अच्छे तरीके से अभी माइंड सेट के साथ रेडी हो. सबसे जो पहला आपका जो ईडियम है वो है टू ब्रेक द आइस. जी हाँ, आप सभी ने अच्छे तरीके से इस कोर्स की बिगिनिंग करी है. सो आज एक और यहाँ पे ईडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज को हमने शुरू करा है. सो फ्रॉम हियर टुडे आई वुड लाइक टू से यू लेट्स ब्रेक द आइस. देखो मैंने यहाँ पे एक सेंस दी, चलो आज ब्रेक द आइस करते हैं, नहीं लेट्स ब्रेक द आइस. इसका मतलब क्या है? ब्रेक द आइस का जो ये कंसेप्ट आपको है, तो इसका मतलब है किसी चीज़ को शुरू करना. बट अगर आप बात करें किस चीज़ की शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे जब भी आपको ब्रेक द आइस का कंसेप्ट कहीं पे दिया हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसको कन्वर्सेशन के साथ रिलेट करना है. टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस का मतलब होता है यानी किसी कन्वर्सेशन को, किसी डिस्कशन को शुरू करना है, उसके लिए हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ईडियम आपको देखने को मिलेगा. सेकंड ईडियम आपके पास है गिफ्ट ऑफ द गैब. अब यहाँ पे ये गिफ्ट ऑफ द गैप आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए पहली बार ही होगा, यानी इट मीन्स यू हैव हर्ड इट फर्स्ट टाइम हियर इन दिस वीडियो. गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? देखो हमने कहा कि लेट्स, यहाँ पे अभी हमने देखा कि लेट्स ब्रेक द आइस, लेकिन अगर आपको बोलना है कि सर यू हैव गॉट गुड गिफ्ट ऑफ द गैप, यू हैव गॉट गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी आपके पास काफ़ी अच्छे तरीके से बोलने की काबिलियत है. इट मीन्स एबिलिटी टू स्पीक वेल, यानी अच्छे तरीके से बोलने की जो काबिलियत, एबिलिटी होती है, उसको आप गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं. अब यहाँ पे एबिलिटी टू स्पीक वेल को अगर आपको एक वर्ड में समराइज करना हो या एक वर्ड में समअप करना हो, तो आप इसको एलोक्वेंट या एलोक्वेंस भी कह सकते हैं. आप अगर मेरी वॉइस को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं तो इसको आप लिख लें ELOQUENC. एलोक्वेंस का भी मतलब होता है एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर जो अच्छे तरीके से स्पष्टता के साथ क्लियर एंड फेयर वॉइस में यहाँ पे बोलता हो. डिस्कशन के टाइम पे अगर आपके पास गिफ्ट ऑफ द गैब हो, इट मीन्स इफ़ यू हैव एबिलिटी टू स्पीक वेल, देन डेफिनेटली यू कैन मेक वंडर्स. वहाँ पे आप चमत्कार कर सकते हैं. यू कैन बी अप्रिशिएटेड, आपको यहाँ पे अप्रिसिएशन मिल सकता है. इसीलिए गिफ्ट ऑफ द गैप का याद रखें, ज़रूर याद रखें. और एक दूसरी रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट से यहाँ पे ये है, यू ऑल नो कि वी ऑल आर हियर फॉर लर्निंग, और आप सभी को क्या करना है, इनको साथ साथ में बोलना है.
नोट्स अभी नहीं बनाए बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द नोट्स थ्रू टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट जेके एग्जाम्स करके है, उसको भी ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको ये सभी ईडियम्स और फ्रेजेस या जितने भी हमारे इस कोर्स की पीडीएफ है, फाइल है, वो आपको वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो आपको भी यहाँ पे सिर्फ बोलना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छे से सुनना है। गिफ्ट ऑफ द गैप, एबिलिटी टू स्पीक वेल, एक बार आप बोले। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें एक क्लेरियन कॉल, देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से कई स्टूडेंट्स के लिए ये पहली बार ही होगा, यानी ये जो क्लेरियन कॉल है, देखो एक यहाँ पे कंडीशन से इसको समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे याद करने के लिए आप भी अपने से ट्रिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लेरियन कॉल का मतलब ये होता है, सपोज जम्मू एंड कश्मीर में कई टाइम के से इलेक्शन नहीं कंडक्ट हुए हैं, अब यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने का टाइम आया। यहाँ पे आप सभी को पता है कि लीडर्स आएंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण मारेंगे, एंड देन डेफिनेटली दे विल गिव अस ए क्लेरियन कॉल। इट मीन्स दे विल मेक ए स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट टू ऑल द वोटर्स, ताकि वो वोटर्स उनको वोट दे पाए। इट मीन्स क्लेरियन कॉल का मतलब होता है एक पावरफुल रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ के लिए। जैसे आई मेक ए क्लेरियन कॉल टू यू ऑल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, या आई मेक ए क्लेरियन कॉल टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेट्स ब्रेक द आइव्स एंड प्रिपेयर फॉर द JKSSB एग्जाम। तो यहाँ पे क्लेरियन कॉल क्या है, एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या स्ट्रॉन्ग या अर्जेंट रिक्वेस्ट है, ताकि एक हम कंपिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो ये यहाँ पे कंपिटिटिव एग्जाम की जो है वो हमारा एक्शन है, वर्क है। लेकिन क्लेरियन कॉल का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग, यानी एक लाउड और क्लियर वॉइस में जब आपको नेता एक भाषण देता है, वो एक क्लेरियन कॉल होता है, जो कहता है कि देखो एक क्लेरियन कॉल, जैसे अभी आप सपोज करें यहाँ पे क्लेरियन कॉल ये मिल रही है आप सभी को कि आपका VLW का एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है, उसके लिए मैं आपको क्लेरियन कॉल दे रहा हूँ कि इट्स माय क्लेरियन कॉल टू यू ऑल, लेट्स प्रिपेयर फॉर VLW एग्ज़ाम। तो इस तरीके से एक अच्छी तरीके से कोई खाली कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक स्पष्टता के साथ with having loud and clear voice, I request you all, but the request is strong request or strong या desire request या urgent request है। आप सभी को इसके लिए प्रिपेयर करना है because we have got very less time for preparation। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पायरिक विक्ट्री। देखो यहाँ पे कई ज़्यादा स्टूडेंट्स को सफलता भी मिलती है अगर आप बात करें एग्जाम्स के अंदर। सो इन एग्जाम्स के अंदर यहाँ पे आपको एक पायरिक विक्ट्री भी होती है। कई ज़्यादा स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ यहाँ पे उसके लिए देना पड़ता है, यानी नो पेन नो गेन, यानी बिना पेन के कोई भी गेन नहीं होता है। तो इसीलिए लॉस काफ़ी कुछ होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बात करें आईसाइट वीक हो जाती है, कई ज़्यादा रिलेटिव्स नाराज़ हो जाते हैं। सो इट मीन्स जब आप किसी विक्ट्री, यानी कोई आपको विक्ट्री मिलती है, बट उस विक्ट्री को पाने के लिए, उस जीत को पाने के लिए यू हैव लॉस्ट मैनी थिंग्स। इट मीन्स दिस इज़ ए विक्ट्री बट यू हैव पेड ए हाई कॉस्ट फॉर दैट। उस जीत के लिए, उस विनिंग मोमेंट के लिए आपने काफ़ी कुछ दिया है, उसको आप कहते हैं पायरिक विक्ट्री। उसको आप क्या कहते हैं? पायरिक विक्ट्री, यानी विक्ट्री एट ए हाई कॉस्ट, यानी जिस विनर ने काफ़ी कुछ उस जीत के लिए खोया हो। इट मीन्स द विनर हैज़ लॉस्ट मैनी थिंग्स फॉर दैट विनिंग और फॉर दैट विन। सो इसीलिए आपको उसको याद रखना है, दिस इज द पायरिक विक्ट्री, विक्ट्री एट हायर कॉस्ट। उसके बाद है टर्न ए डेफ ईयर, यानी यहाँ पे टर्न ए डेफ ईयर आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को डिसओबे कर देना। सपोज करो मैंने आपको ये रिक्वेस्ट करी कि इट्स माय क्लेरियन कॉल टू यू ऑल, लेट्स प्रिपेयर फॉर द VLW एग्जाम, बट आप में से कई ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसको क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। यानी टर्न ए डेफ ईयर, ऐसा बिहेव करना कि आपने इस बात को सुना ही नहीं हो, आप पूरे के पूरे बहरे हैं, आप सुन नहीं पा रहे हैं इस वॉइस को। सो दैट इज़ द पार्टिकुलर मीनिंग ऑफ टर्न ए डेफ ईयर, यानी आपको पूरे डिसओबे कर देना, उसका पालन नहीं करना, उसको मानना नहीं, उसको नज़रअंदाज करना, उसको कहते हैं टर्न ए डेफ ईयर। उसके बाद है रेड लेटर डे। अब आप बोलोगे सर रेड से तो कुछ खतरनाक चीज़ लगती है सर, क्या ये वैसे एक्चुअल में इट इज़ ए डेंजरस थिंग और नॉट? नो, इट्स नॉट डेंजरस थिंग। रेड लेटर डे का मतलब है बहुत ही मज़ेदार और सिग्निफिकेंट डे, यानी बहुत खुशियों वाला दिन, बहुत ही मज़ेदार दिन, सिग्निफिकेंट डे, उसको आप रेड लेटर डे कहते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि दिस इज़ रेड लेटर डे। क्यों रेड लेटर डे? बिकॉज दिस इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट, इट्स रेड लेटर डे फॉर मी। अगर आप ऐसे बात करें तो एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलें कि सर आई एम गेटिंग योर वीडियो टू वॉच, डेफिनेटली आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑन मी बिकॉज आई फील लाइक दैट इट्स रेड लेटर डे बिकॉज आई हैव गॉन through in your course and I found it very helpful for me and it's red letter day for me। तो आप इस तरीके से भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। उसके बाद यहाँ पे बात करें
डार्क हॉर्स की बात करें, देखो ये डार्क हॉर्स अभी ऐसे एग्जाम के अंदर भी कई शिफ्ट्स के अंदर देखा मैंने, एक शिफ्ट के अंदर ये भी पूछा गया था। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? एक अनफॉर्सीन कंपटीटर। सपोज करो ये ए फ्रेंड है और ये बी है। अब ए भाई साहब का या बी भाई साहब का, दोनों का यहाँ पे VLW का एग्जाम जो है अभी सून JKSSB कंडक्ट करवाने वाली है। बोथ आर प्रिपेयरिंग फॉर विच एग्जाम? VLW एग्जाम। बट यहाँ पे ए और बी भाई साहब की एक दिन क्या हुई, अचानक से मीटिंग हो जाती है। इट मीन्स दे जस्ट गॉट टू मीट, और वहाँ पे उन्होंने मिला तो ए भाई साहब ने बी से पूछा कि ब्रो हाउ मच सिलेबस हैव यू कवर्ड, कि आपने कितना सिलेबस कवर्ड किया है। सो बी ने कहा हाँ आई हैवंट प्रिपेयर्ड ए सिंगल टॉपिक येट, मैंने अभी तक कोई सिंगल टॉपिक भी प्रिपेयर नहीं किया है। बट बी ने अपने ओर से आधे से ज़्यादा सिलेबस को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया है। बट ही इज शोइंग दैट ही हैजंट प्रिपेयर्ड एनीथिंग येट, क्योंकि इसने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। इसका मतलब है तो ए भाई साहब को काफ़ी खुशी होगी, यानी खुशी तब मिलती है जब दूसरा फ्रेंड बोले कुछ नहीं पढ़ा यार, तो अपने आप में एक अलग ही मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आता है कि हम तो काफ़ी आगे हैं। बट एक्चुअल में आज के टाइम पे किसी पे विश्वास ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इन दिस टाइम एवरीबडी इज ए डार्क हॉर्स। हर कोई यहाँ पे छुपा रुस्तम जिसको आप कहते हैं वो है, यानी एक अनफॉर्सीन कंपटीटर। इसीलिए अपनी जगह पे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो अच्छे से करें, बिकॉज किसी ना किसी कोने में आपसे भी ज़्यादा कोई प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को एग्जाम के लिए। सो देयर आर मेनी और अनफॉर्सीन कंपटीटर, यू मस्ट बी आल्सो अनफॉर्सीन कंपटीटर। जस्ट अपने ऊपर काम करें, रिजल्ट विल शो एवरीथिंग कि आपने कितना हार्डवर्क किया है। डार्क हॉर्स एंड अनफॉर्सीन कंपटीटर, यानी जिसको आप छुपा रुस्तम भी कहते हैं। नेक्स्ट ईडियम की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम है ये भी, टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स, यानी टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। देखो यहाँ पे इसका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे जब आपको पास कोई एक सीक्रेट प्लान है, जैसे आपको बात करें यानी अपने स्लीव्स आप सभी को पता है, यानी यहाँ पे बाजू जो होती कपड़े की, जैसे आप किसी शर्ट की बात करें, स्लीव्स की बात करें, कुर्ते की बात करें। सो दिस सॉर्ट ऑफ स्लीव्स का मतलब यहाँ पे इस ईडियम का ये है कि एक अपने साथ एक सीक्रेट प्लान होना। सपोज करो कि आपका जो प्लान ए था इट डिडंट वर्क प्रॉपरली, इसने अच्छे से काम नहीं किया था, एंड यू आर सर्चिंग फॉर द न्यू ऑप्शंस, बट यू हैव गॉट समथिंग अप योर स्लीव्स, यानी आपके पास एक अलग से एक आइडिया है, एक सोल्यूशन है उस चीज़ के टैकल करने के लिए, आर यू हैव गॉट ए सीक्रेट प्लान फॉर दैट पार्टिकुलर टास्क। सो दिस इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ टू हैव समथिंग अप वन स्लीव्स। यहाँ पे ही हैज समथिंग अप हिज स्लीव्स, इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, विच मीन्स हैविंग ए सीक्रेट प्लान, सोल्यूशन या कोई एक डिफरेंट आइडिया होना, उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो अब मैं आपको मीम्स के थ्रू भी यहाँ से पढ़ाना शुरू करूँगा। आई होप यू आर फीलिंग लिटिल बिट एनर्जेटिक, और उसको एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। टू क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? देखिए, यानी उस चीज़ के लिए आपको क्या करना, रोना धोना, जो चीज़ आपकी नहीं हो सकती। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप मुझे बताएं, आपकी जो कहते हैं ना कि चांद तो बहुत दूर है, लेकिन ये चांद क्या है, बस मेरा ही होना चाहिए और कोई इसको ना देखे। आई मीन यू आर गेटिंग द सेंस इन विच वे आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल। टू क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? यानी उस चीज़ के लिए क्या करना, उस चीज़ के लिए कोशिश करना जो चीज़ हमारी हो ही नहीं सकती। उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना जो एग्ज़ाम हम क्रैक कर ही नहीं सकते। उस चीज़ के लिए ललचना जो चीज़ हमारी हो नहीं सकती। इट मीन्स वी आर क्राइंग फॉर द मून। टू विश फॉर समथिंग, उस चीज़ की इच्छा रखना जो इम्पॉसिबल है टू गेट। दिस इज़ द एक्चुअल एंड प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टू क्राई फॉर द मून। देखो यहाँ पे वो बंदा यानी यहाँ पे बाइक को यहाँ पे स्टंट करके यानी मून को पकड़ने जा रहा है। इट मीन्स इज क्राइंग फॉर द मून, बट दैट इज़ श्योर कि ये मून उसकी नहीं होने वाली है। इसीलिए ये भाई साहब फूट फूट कर रो रहे हैं, और आपको भी ऐसा नहीं करना है। द थिंग विच यू थिंक लाइक दैट इट इज़ इन माई हैंड, आई कैन डू इट, गो फॉर दैट, जस्ट पुट योर सेल्फ इन कम्प्लीटली दैट इन पार्टिकुलर टास्क, और आप उसको लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। सो देन डेफिनेटली एट लास्ट यू विल नॉट हैव टू क्राई फॉर दैट मून कि जो आपकी हो ही नहीं सकती है। यू हैव इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, लेकिन आपको वो मिला नहीं। इसीलिए डोंट क्राई फॉर द मून, फोकस ऑन VLW एग्जाम और अदर JKSSB एग्जाम जो आप अभी देने वाले हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। देखो, बीटिंग ए डेड हॉर्स, यानी घोड़ा बेचारा तो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, उसको फिर से बीट करना। देखो भाई साहब, ये कई कितने अच्छे जोश के साथ मरे हुए घोड़े को, हॉर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से बीट कर रहे हैं।
यहाँ पे उनको क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। इसका आप बीट ए डेड हॉर्स की जगह पे आप एक बार याद रखें, इसको आप यहाँ पे फ्लॉग भी यूज़ कर सकते हैं, और कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग ए डेड हॉर्स का भी मतलब यही होता है कि मरे हुए घोड़े को मारना, पीटना। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो इसकी एक्सप्लेनेशन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपना टाइम उस चीज़ पे व्यर्थ करना, उस चीज़ को करने की कोशिश में व्यर्थ करना जो चीज़ में या जिस चीज़ में हमें कामयाबी नहीं मिल सकती, इट मीन्स गिविंग अवर टाइम फॉर दोस्त वर्क विच इज़ नॉट गोना हैपन इन ओवर फेवर, जो हमारे फेवर में नहीं होने वाला है। गिविंग टाइम आर एनर्जी भी हम देते हैं, बट उस चीज़ के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो हमारा नहीं हो सकता है, या जो हम उसको नहीं कर सकते, या उसको हम नहीं पा सकते, इट मीन्स वी आर बीटिंग ए डेड हॉर्स। देखो अगर आप डेड हॉर्स को बीट करेंगे, डू यू थिंक यू विल गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम इट? क्या घोड़ा जब आप मारोगे उसको लगेगी, क्या वो उठ के भाग जाएगा? आर यू विल कैरी इट विद यू? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज दिस हॉर्स हैज़ बीन डाइड, कंप्लीटली डेड है ये। तो इसीलिए यहाँ पे इसको मारो, पीटो, घसीटो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू दैट पार्टिकुलर डेड हॉर्स। तो इसीलिए यानी जब कोई भी आप किसी काम को करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट उस काम में करें, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट आउट फ्रॉम दैट, सो दैट मीन्स यू आर बीटिंग ए डेड हॉर्स। यानी आप ऐसे व्यर्थ की कोशिश करे जा रहे हैं, यू आर नॉट गोना गेट सक्सीड इन दैट पार्टिकुलर मिशन। अब यहाँ पे है बैंगिंग द ड्रम, यानी यहाँ पे बैंगिंग द ड्रम की बात करें, यानी यहाँ पे देखो किस तरीके से बैंग करना है। आपने ऐसा तबला या ऐसा ढोल वाला कभी नहीं देखा होगा, जैसे यहाँ पे आप मेरा ढोल वाला देखेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बज रहा है, लेकिन आज यहाँ पे ये कुछ हरकत नहीं कर रहा है। पहले तो हरकत कर रहा था, लेकिन अभी ये चुप हो गया। यानी इट मीन्स लाइक हिम, वेन एवर हम क्या करते हैं, यानी किसी चीज़ को बीट करते हैं। जैसे अगर आप सिटीज़ के अंदर देखें, तो वहाँ पे जब कोई कुछ होने वाला होता है, या कोई स्पेशल डे होता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो ढोली होता है वो ज़ोर ज़ोर से उस ड्रम को बजाता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए हम अटेंशन पे कर पाएँ। इट मीन्स दैट पर्सन इज़ बैंजिंग द ड्रम, इट मीन्स इट इज़ शोइंग द स्ट्रांगली सपोर्ट। बैंजिंग यानी बैंगिंग द ड्रम का मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है यानी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को शो करना। क्या करना? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को शो करना। देखो यहाँ पे कब इसका यूज़ किया जाता है, यानी जब हम किसी को बहुत ही अच्छे जोश के साथ, उत्साह के साथ ये आश्वासन देते हैं, यानी उसको मनाने के लिए हम ये आश्वासन देते हैं कि क्या करें, लेट्स बैंग द ड्रम, चलो हम इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, वर्डिंग के थ्रू, इमोशनली, या अपने आइडियाज़ के थ्रू दूसरी पब्लिक को भी हम मनाते हैं कि चलो इस बार हमने यहाँ पे राहुल गांधी जी ने यानी यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी है, लेट्स बैंग द ड्रम इन दैट फेवर, इन हिज फेवर। तो इसका मतलब है कि उनको क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना, और इस तरीके से ढोलकी बजाना। ये मीम्स था बट अटक गया, पता नहीं इसको ढोलकी बजाने वाले को क्या हो गया। उसके बाद है यहाँ पे पास द बक, यहाँ पे पास द बक, ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर गलती करें, यानी इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग बट यू आर जस्ट नॉट टेकिंग दैट ब्लेम ऑन यू, आप उसका जो ब्लेम है, वो गलती जो करी है उसका आप नहीं एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर पुटिंग योर दैट पार्टिकुलर ब्लेम ऑन समवन। जब आप किसी को अपनी गलती के लिए ठहराएं, यानी व्हेन यू एवर यू ब्लेम समवन फॉर वट यू डिड रॉन्ग, उसके लिए आप पास द बक का भी यूज़ करते हैं। वेन एवर यू विल गेट पास द बक इन योर एग्जाम, एट दैट टाइम आपको ये सोचना है कि ये किस लिए। पास द बक का मतलब होता है यानी बक को पास करना, यानी अपने ऊपर कुछ नहीं थोपना, इम्पोज कुछ नहीं, किसी के ऊपर इम्पोज करना, ये तो गलती मेरी थी ही नहीं, ये तो गलती इसकी थी। यानी इट मीन्स यू आर पासिंग द बक, आप क्या कर रहे हैं, बक को पास कर रहे हैं इन somebody's फेवर। इसका मतलब यह है कि आपने गलती तो की है, बट यू आर नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग दैट पार्टिकुलर मिस्टेक यू हैव डन, बट यू आर जस्ट इम्पोजिंग समवन एल्स। कि आप अपनी गलती जब किसी दूसरे को ठहराते अपनी जगह पे, उसका मतलब होता है पास द बक। उसके बाद यहाँ पे टू बीट अबाउट द बुश, इस ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस ईडियम की वैल्यू की बात करें तो ये आज यही होता है, टू बीट द अबाउट द बुश। इसका मतलब है कि आज इतने अननेसेसरी टॉपिक या यहाँ पे हमें डिस्कशन के लिए पॉइंट्स मिल गए हैं जो जिसको मीन्स कोई कंक्लूजन ही नहीं होता है, और हम ऐसी बातें करते हैं कि मैं कल वहाँ गया, मैंने एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस किए थे, मैंने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन किए, बट कंपनी के द्वारा या यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे टेक्निकल इशू के द्वारा आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स या आई हैवंट गॉट गुड मार्क्स। सो बातों को घुमा फिरा के करना, यानी जो मेन पॉइंट है उसको काफ़ी दूर रख देना। बीट अबाउट द बुश एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको आप स्पोकन के अंदर भी यूज़ करते हैं। ही इज़ टॉकिंग बीट अबाउट द बुश, वो बातें कर रहा है लेकिन इधर उधर की बातें कर रहा है,
टू द पॉइंट बात नहीं करनी, जब उसको कहते हैं बीट अबाउट द बुश। यानी जब यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं बट समबडी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लद्दाख, हम यहाँ पे VLW एग्जाम की बात कर रहे हैं, somebody start discussing about USA, so it means वो बातें क्या कर रहा है, घुमा फिरा के बात कर रहा है, यानी बातें वो टू द पॉइंट ही नहीं कर रहा है, उसको लिए आप टू बीट अबाउट द बुश कहते हैं। यानी डिस्कस ए मैटर विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज अवर मेन पॉइंट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट पॉइंट बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, सो इट डज मीन टू बीट अबाउट द बुश। उसके बाद एक दूसरा ईडियम है कैट नैप। अब यहाँ पे कैट नैप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि ये कैट नैप से आपको कई ज़्यादा चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। अब कैट नैप का मतलब होता है मीन्स काफ़ी कम समय के लिए, ये काफ़ी कम टाइम के लिए, वेन एवर वी स्लिप फॉर द लेस टाइम एट दैट टाइम आप कैट नैप की बात करें। यानी यहाँ पे बिल्ली की बात करें तो थोड़ी सी आवाज़ जब होती है, वॉइस जब होती है, तो वो जल्दी ही क्या हो जाती है, मीन्स उठ जाती है या देखने इधर उधर शुरू हो जाती है, इट मीन्स कैट नैप। देखो एक यहाँ पे दूसरा भी है, आई होप कि ये JKSSB एग्जाम के द्वारा जो SI के एग्जाम हुए उसके अंदर भी पूछा गया था, हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब भी होता है सोना, यानी टू गो फॉर स्लीप, टू गो ऑन बेड। हिट द सैक का मतलब होता है सोने जाना या सो जाना। ओके लेट्स हिट द सैक, इट्स टू लेट, इट्स अबाउट 11 PM नाउ। ओके ब्रो, ओके सिस, लेट्स गो एंड हिट द सैक, चलो चलते हैं और सो जाते हैं। हिट द सैक का भी मतलब यही होता है। और कैट नैप का मतलब क्या होता है, यानी जैसे आप झपकी लेते हैं ना, उसी तरीके से आप एक शॉर्ट स्लीप भी लेते हैं। नैप का मतलब क्या होता है, झपकी लेना। कैसे झपकी लेना, सपोज यू आर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, आप जैसे ही घर पे पहुंचे, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं, एंड यू वांना टेक रेस्ट, आप रेस्ट लेना चाहते हैं। आप जैसे ही बेड पे बैठे तो वहीं पे आपको झपकी आ गई, कुछ टाइम के लिए 10 से 15 मिनट के लिए आपको नींद आ गई, जिसको कहते हैं आंख लग गई, यानी यहाँ पे उसको कैट नैप कहते हैं, या इसको आप नैप भी कहते हैं। कैट नैप का मतलब होता है छोटे टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए सोना, उसको आप कहते हैं। ओके, कॉट विद योर पैंट्स डाउन, किसी चीज़ को मीन्स कॉट करना, पकड़ना, विद योर पैंट्स डाउन, इसका मतलब होता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाना जिस सिचुएशन के लिए हम रेडी नहीं हैं। इट मीन्स कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाना जिस चीज़ के लिए हम क्या है, मीन्स रेडी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको कैट विद योर पैंट्स डाउन का मतलब होता है, यानी समथिंग हैपन्स दैट समवन इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, यानी कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था, और उसने क्या रिवील किया, एक एम्ब्रेसिंग, एक यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करने वाला, यानी काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग फैक्टर उसने यहाँ पे रिवील किया उस चीज़ के बारे में। यानी कॉट विद योर पैंट्स डाउन, डाउन से मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और डाउन यहाँ पे एक इंसल्टिंग यानी एम्ब्रेसिंग फैक्ट को यहाँ पे शो कर रहा है। कॉट विद योर पैंट्स डाउन यानी समथिंग हैपन्स, कुछ हुआ लेकिन जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे। आई गॉट कॉट विद योर माई पैंट्स डाउन, यानी आई जस्ट, मेरे साथ तो ये हादसा हुआ बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट कि कोई मुझे देख रहा है, मैं तो सिगरेट पी रहा था। आई कॉट विद माई पैंट्स डाउन, आई डिडंट थिंक दैट समबडी विल पीप मी, कोई मेरे को देखेगा, कोई मेरे ऊपर नज़र रखेगा। उसके बाद है हैव द लास्ट लॉफ, इसका मतलब नहीं कि अंतिम स्माइल लेना या लास्ट बार हंसना। हैव द लास्ट लॉफ का मतलब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेरी बात करें कि जब भी आप किसी आर्गूमेंट में, किसी डिस्कशन के अंदर, जब यहाँ पे कभी आपके बीच में या डिस्कशन चलती है या आर्गूमेंट्स चलते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, हंसते हैं जब आप जीतते हैं, तो उसको कहते हैं टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ एन आर्गूमेंट, हैव द लास्ट लाफ, इसको आप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से ये है, ये देखो भाई साहब कितने जोर जोर से है, इज़ हैविंग द लास्ट लाफ, यानी टू सक्सीड व्हेन अदर्स थॉट यू वुड नॉट। यानी देखो यहाँ पे भी इसने कंडीशन एक लगा दी, कंडीशन ये है कि तब उस टाइम पे जीतना जब दूसरों ने ये आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, यू कैन विन ऑन दैट पार्टिकुलर डिस्कशन और इन दैट पार्टिकुलर आर्गूमेंट्स। सो इसके लिए आपको यहाँ पे लास्ट पे आपने जब उनको कर दिखाया, यू आर फीलिंग ऑसम, यू आर फीलिंग क्लाउड्स नाइन, डेफिनेटली यू आर हैविंग द लास्ट लाफ, यानी अंतिम में दूसरे सभी तो अपसेट हो गए बट यू आर हैविंग द लास्ट लाफ। उसके बाद है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ होना जो अनएक्सपेक्टेड था, अनप्लीजेंट था, मैंने आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इट कैन बी हैपन, ये हो सकता है। इट्स लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अभी अभी तो काफ़ी धूप थी बट नाउ इट्स too much cloudly and it is expected that within 10 minutes it will be raining outside, it will be rain,
सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद इन टाइम में यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, बारिश होने वाली है। दैट वॉज अनप्लीजेंट, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, जब कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपने, बट इट इज़ हैपनिंग नाउ। दिस इज़ फॉर पार्टिकुलर ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसके लिए प्रॉपर मतलब है। उसके बाद है एक क्रंच टाइम। अब यहाँ पे क्रंच टाइम का मतलब क्या है? एक ऐसा क्रिटिकल पीरियड, यानी यहाँ पे आप बात करें क्रंच टाइम की बात करें, ऐसा एक पीरियड जिसके अंदर आपके ऊपर प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। देखो कैसे, जैसे अभी VLW का एग्ज़ाम है और आप सभी के लिए ये क्रंच टाइम है। आप अपने अपने स्टडी टेबल पे लिख लें, इट्स क्रंच टाइम फॉर अस टू प्रिपेयर फॉर VLW एग्जाम। इट मीन्स यू हैव गॉट ए वेरी लिमिटेड टाइम, यू आर इन ए प्रेशर, यू विल हैव टू क्रैक दिस एग्जाम। आपको ये एग्जाम तो अब निकालना है, काफ़ी हो चुका, काफ़ी प्रिपरेशन होगी एग्जाम की, बट ये जो 2 मंथ्स हैं आप सभी को काफ़ी अच्छे से लगाने हैं। आप अपने फ्रेंड को बोलोगे, डियर फ्रेंड इट इज़ क्रंच टाइम फॉर अस, सो वी हैव टू फोकस कंप्लीटली ऑन दिस एग्जाम। या किसी भी SSB एग्जाम की बात करें, फाइनेंस की बात करें, अपकमिंग एग्जाम्स की बात करें, NT की बात करें, किसी की भी एग्जाम की बात करें, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ द क्रंच टाइम फॉर अस। एक क्रिटिकल पीरियड, ऐसा पीरियड जिसके अंदर आपको प्रेशर भी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसको आप लिख लें अगर आपको इसको समझना है। इट इज़ क्रंच टाइम, वी ओनली हैव, बिकॉज वी ओनली हैव 2 more days टू फिनिश ओवर स्टडी और ओवर टास्क। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेशर वाला टाइम है, बिकॉज वी हैव गॉट ओनली टुडे फॉर कंप्लीटिंग दिस टास्क। इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एक और अच्छा आपके पास ईडियम, ये SSC के अंदर पूछा गया है। इस ईडियम का यहाँ पे है कट द मस्टर्ड, यानी यहाँ पे सरसों को काटना। आप सभी सेंस, मैंने भी यही सेंस और कई तीसरे भाई साहब ने भी यही सेंस लगानी है। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि चलो सरसों की फसल बन गई है, लेट्स कट द मस्टर्ड, उसको काट देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आपने जो सोचा था, वट एवर यू डिज़ायर, वट एवर यू जस्ट थॉट अबाउट दैट पार्टिकुलर टास्क, यू गॉट दैट, you completed that task, you completed that particular desire। it means जो आपकी expectations थी उस पर खरा उतना, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा होना या काफ़ी इफेक्टिव होना, टू बी गुड आर इफेक्टिव इनफ, इसका मतलब है। यानी टू रीच और कंप्लीट द जो डिज़ायर स्टैंडर्ड थे आपके उस परफॉर्मेंस के, या जो आपकी डिज़ायर परफॉर्मेंस थी, यू हैव गॉट इन दैट पार्टिकुलर यू हैव गॉट गुड इन दैट पार्टिकुलर टास्क, यू जस्ट कंप्लीटेड दैट टास्क। इट मीन्स यू हैव कट द कस्टर्ड। क्योंकि यहाँ पे हैव के बाद आप बोलोगे सर इसकी थर्ड फॉर्म लगती है, नो, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लगती, बिकॉज अपने आप में कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है। तो ये बात भी आप याद रखें। ऐसे एग्जाम के अंदर यहाँ पे पूछा गया है, एक बार आपको मैं बता दूँ, थिंक की सेकंड फॉर्म किसी एक शिफ्ट के अंदर देखी थी मैंने, वहाँ पे थिंक की सेकंड फॉर्म क्या है वो भी पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसका भी याद रखना। अब देखो यहाँ पे आप VLW एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट यू विल ऑल हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? इट डज मीन, इसका मतलब होता है कि वी हैव टू रीड, वी हैव टू स्टडी आवर वर्क टिल लेट, और वी हैव टू रीड आवर वर्क लेट इनटू द नाइट, यानी काफ़ी देर रात तक पढ़ना। बिकॉज इफ़ यू आर preparing for any exam, then definitely you are putting your best, आप अपना बेस्ट डाल रहे हो उस प्रिपरेशन के अंदर। इट मीन्स आप कभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 बजे तक भी आप रात को पढ़ते हैं, उसके बाद यानी यहाँ पे मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं। इट मीन्स यानी देर रात तक जब आप पढ़ते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट ईडियम भी है जो एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है, कई एग्जाम्स के अंदर मैंने इसको देखा। इट मीन्स बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रीड आर वर्क लेट इनटू द नाइट। इसको भी आपको याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यू ऑल आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। आप सभी काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी मेहनत से आप क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इट मीन्स यू हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर 2 and more months या 2 and 3 months, so that you can prepare well and you can get good marks in your exam। उसके बाद यहाँ पे बात करें ग्रीन आइड मॉन्स्टर। देखो यहाँ पे ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यह यहाँ पे ऐसा है कि जो दूसरों से जेलसी फील करता हो, इट मीन्स जो दूसरों से जलता हो, उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। क्या कहते हैं? एक बार फिर से मेरे साथ बोले, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है द पर्सन हु फील्स जेलसी फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से जेलसी होता है। एक दूसरा वर्ड होता है इनविनेस। इनविनेस का भी मतलब होता है जलना, किसी से हम जब जलते हैं उसको एनविनेस कहते हैं, इसलिए आप इसको भी याद रखें। तो ये है कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर जेलसी फ्री। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ,
इससे आपको काफ़ी अच्छे से याद रही। ये है ए हैड गर्लफ्रेंड जिसका नाम हमने रख दिया एक्स, बट इस एक्स ने क्या करा, यहाँ पे ए को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी होता है। किसी के साथ दुर्घटना अगर किसी के साथ हुई तो मैं किसी के भी यहाँ पे इमोशंस को, आई एम नॉट हर्टिंग एनीबडी एल्स, सो आप इस पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ही लें। अब यहाँ पे जो बी है, ये बी ने इनके साथ कई अच्छी दोस्ती कर ली। नाउ एक्स हैज़ बिकम गर्ल फ्रेंड ऑफ बी। अब यहाँ पे बी ने यहाँ पे एक्स को अपना गर्लफ्रेंड बना दिया। जिस दिन क्या हुआ, एक दिन कि ए ने यहाँ पे बी और जो एक्स थे ये अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, इन्होंने इनको देखा। सो ए हैज़ गॉट टर्न्ड ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी उसको काफ़ी जेलसी हुई जब उन्होंने इनको देखा, और ये सभी के साथ हुआ। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट, आपने इसको समझ लिया है। उसके बाद है मैड एज ए हॉर्नेट। मैड हैज़ ए हॉर्नेट, यानी मैड एज ए हॉर्नेट का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम एंगर होना। अब आप बात करेंगे ये सर हॉर्नेट होता क्या है। देखो ये हॉर्नेट एक किस्म का एक क्या है, यानी आपको देखने को मिलेगा, ये एक फ्लाई मीन्स करता है, ये बर्ड होता है, यानी बर्ड होता है, और ये बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। यानी ये हॉर्नेट जो होता है एक बर्ड है, ये फ्लाई करता है, और ये अपने स्टिंग के लिए, यानी जो ये बाइट करता है, यानी ये जो स्टिंग करता है, जो इंसर्ट करता है, उसमें काफ़ी तीखापन होता है, यानी काफ़ी वो जहरीला होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है, इसीलिए इसके लिए हॉर्नेट कहते हैं। जैसे आपको मैं दिखाई देता हूँ ताकि आपको हॉर्नेट और इसमें वास्प में क्या डिफरेंस है वो भी पता चल जाए। ये आपको देखा होगा, ये घास में होती है, और जो पहाड़ में लोग रहते हैं जब वो घास की कटाई करते हैं एट दैट टाइम काफ़ी ज़्यादा ये जो हॉर्नेट होती हैं मधुमक्खियों की तरह ही होती है। जिस तरीके के मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसी तरीके से ये भी होती है। अब अपनी अपनी भाषा में आप क्या कहते हैं इनको, ये हॉर्नेट है, और ये यहाँ पे आपको वास्प देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी जहरीली होती है, जहाँ पे बाइट कर देती है, स्टिंग कर देती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे मैड एज ए हॉर्नेट का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, इनकंसोलेबली, यानी यहाँ पे जब आपको गुस्सा आता है काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा, उसको कहते हैं मैड एज ए हॉर्नेट। अगर आपको हॉर्नेट का पता था तो आप यहाँ से इजीली गेस करके अपना आंसर सही कर सकते हैं। उसके बाद है थिंक द वर्ल्ड ऑफ, यानी थिंक द वर्ल्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी बंदे की कहीं अच्छे से, यानी काफ़ी अच्छे से क्या करना, प्रशंसा करना, किसी की अच्छे से करना। थिंक द वर्ल्ड ऑफ, यानी यहाँ पे आई डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बट इट्स रियली यू गॉट गुड मार्क्स इन दैट, you know you are, यानी you are just awesome, so it means you are think the world of। तो इसका मतलब ये है you are thinking the world of, यानी आप किसी को जब एडमायर करते हैं किसी चीज़ के लिए, उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं think the world of। उसके बाद है यहाँ पे skating on thin ice, यानी यहाँ पे आप सभी को पता है अभी सर्दी का मौसम भी है, एंड इफ़ यू विल स्केट ऑन थिन आइस देन डेफिनेटली आप यहाँ पे फॉल हो जाओगे, घिर जाओगे, डेफिनेटली यू विल गेट वोंड और यू विल गेट हर्ट, आपको जख्म भी पड़ सकेंगे। इट मीन्स किसी चीज़ को करना जो डेंजरस हो, यानी जिसके अंदर आपको रिस्क इन्वॉल्व हो, उस चीज़ को करना, इसका मतलब है यू आर स्केटिंग ऑन थिन आइस। जैसे यू आर जस्ट वॉन्डरिंग नियर जू, आप जू के आसपास घूम रहे हैं, बट यू आर पोकिंग ए टाइगर, यू आर पोकिंग ए लायन, यू आर पोकिंग ए बियर, बट सडनली उसका गेट खुल गया, so definitely you were skating on thin ice that time, and now you will have to take the result of your that particular signal which you were giving to that particular animal। so इसीलिए यहाँ पे आपको skating on the thin ice, इसको और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम। देखो ये आपको बेबी है, ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रीज वाटर है, यानी जिसको आप कोरा कहते हैं। शी इज स्केटिंग ऑन थिन आइस, डेफिनेटली इफ शी विल be little bit out of her just like careless मूड में अगर होगी केयर के, तो डेफिनेटली शी विल गेट फॉल डाउन, यानी वो क्या हो जाएगी, यानी शी विल फॉल डाउन, वो गिर जाएगी। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मीन्स हाथ में लेना जिसके अंदर डेंजर हो, जिसके अंदर रिस्क हो, उस चीज़ को अपने हाथ में लेना। इसका मतलब यू आर टेकिंग रिस्क, इट मीन्स यहाँ पे 50-50 चांस, इट मीन्स यू आर स्केटिंग ऑन थिन आइस। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईडियम बन जाता है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, एट वॉन्ट्स विट्स एंड।
ये क्या होता है, सपोज करो कि जब आप एग्जाम में तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, बट ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट वट एवर वी गेट इन एग्जाम सेंटर, तो वहाँ पे एक पूरा माइंड ही चेंज हो जाता है. वट एवर वी हैव प्रिपेयर्ड इट डजेंट मैटर, बट मैंने कहा था शुरू में कि इंप्लीमेंट किस तरीके से करते वो मैटर रहता है. एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वॉरिड हो जाना, चिंतित हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना या परेशान हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, कि आपको तब उस सिचुएशन में पता ही नहीं चले कि करना क्या है, इसके आगे किसके आगे करना क्या है. इट मीन्स यहाँ पे है एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है एक, यानी एक दूसरी, अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो यहाँ पे आपको कभी पूछा भी जा सकता है और आप नोट्स के ऊपर लिख लेना जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा. इसमें है, इसको है परप्लेक्स्ड, यानी एक कंफ्यूज्ड सिचुएशन आ जाती है, यानी एक काफ़ी ज़्यादा चिंतित, कंफ्यूज्ड, अनॉयड हो जाना, यानी आपको पता ही नहीं लगे कि इसके बाद करना क्या है. जैसे आई एम एट माई विट्स एंड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो लिख लें. आई एम एट माई विट्स एंड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प हिम, यानी मेरे को, मैं इतना कंफ्यूज हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं उसको किस तरीके से हेल्प करूँ, मदद करूँ. सपोज करो कि आपको एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, बट आपका माइंड ही चॉक डाउन हो गया है, यानी आपका माइंड ही फ्रीज हो गया है. यू आर नॉट एबल टू थिंक अलॉट, यू आर वॉरिड, यू हैव गॉट अ प्रेशर, सो यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, यू आर कन्फ्यूज्ड. ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, एग्जाम के अंदर अक्सर होता है और इसीलिए हम काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करके आते हैं. एट वंस एंड का मतलब होता है टू बी सो वॉरिड, यानी कन्फ्यूज हो जाना, यानी इसके आगे क्या करना है वो आपको जब पता ना चले, तो उसके लिए आप एट वंस विट्स एंड करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे देखो भाई साहब, ऐसे हम बालों को पकड़ते हैं, इस तरीके का पोस्चर ज़रूर हम शो करते हैं, और इस भाई साहब का मोबाइल गुम हो गया है एंड ही हैज़ बीन फाइंडिंग हिज सेल फोन फॉर लास्ट 2 days, बट ही हैज़ंट गॉट हिज सेल फोन बैक. सो नाउ ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं एंड सोच रहे हैं, और कुछ ऐसा सूझ भी नहीं रहा कि नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब आगे क्या करना है. आई कांट फाइंड माई फोन एंड आई हैव लुक्ड ऑल ओवर द हाउस, मैंने पूरे घर को छानबीन कर डाली, बट आई एम एट माई विट्स एंड. नाउ फाइनली मैं बहुत हताश हूँ, कन्फ्यूज हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब आगे क्या किया जाए. उसके बाद है कम व्हाट में. देखो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ये अपने अपने स्टडी बोर्ड पे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बिकॉज इट गिव्स पॉजिटिव सेंस. हाउ, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, आई विल क्रैक दिस एग्जाम. कम व्हाट में आई विल क्रैक दिस एग्जाम. कम व्हाट में आई विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम. कम व्हाट में आई विल गो टू मुंबई. कम व्हाट में आई विल डू हार्ड वर्क. चाहे जो हो जाए, I don't know what is gonna happen. Come what may, I will crack this exam. I will study by wholeheartedly. मैं काफ़ी अच्छे से मेहनत करूँगा. Come what may, I will just pass this exam. चाहे कुछ भी हो जाए, no matter what happens, कुछ भी हो जाए, but I will get good marks in this exam. देखो एक दूसरा भी होता है, flying. I have got flying colors. यानी flying colors का भी मतलब, past with flying colors का मतलब होता है, देखो एक यहाँ पे है पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स का भी मतलब होता है, पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है कि अच्छे अंकों के साथ, अच्छे नंबरों के साथ पास होना. तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, इसको ज़रूर लिखें. पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाना. यहाँ पे ए बुल इन ए चाइना शॉप, ए बुल इन ए चाइना शॉप. अब इसका क्या मतलब है, देखो चाइना से ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, इट मीन्स ये थोड़ा सा डेंजरस होने वाला है. देखो कभी कभी सिचुएशन क्या आती है, we we don't care about all the things which we are gonna cause there, यानी जो इसको हम इफेक्ट डालने में आते हैं, यानी बहुत ही केयरलेस तरीके से जब हम मूव करते हैं या चलते हैं या बिहेव करते हैं, और ड्यूरिंग दैट पार्टिकुलर मूवमेंट और उस बिहेव के कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को डैमेज होता है, नुकसान हमें पहुँचता है, या जहाँ पे हम वो मूवमेंट करें उस ऑनर को वहाँ पे नुकसान पहुँचता है. तो उसको, यानी यहाँ पे इसका मतलब है बुल इन ए चाइना शॉप का मतलब, चाइना शॉप का मतलब है यानी केयरलेस और एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशन हम कॉज जब करते हैं उसको तब कहते हैं. ही इज़ लाइक एज ए बुल इन ए चाइना शॉप. मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, यानी एक लापरवाह, क्लमसी पर्सन का मतलब होता है लापरवाह इंसान. तो इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, पर्सन हु कॉजेज डैमेज, या एक क्लमसी पर्सन, लापरवाह, उठा उसको पता नहीं है, लाइक ए ड्रंकर्ड, यानी एक जो नशेड़ी होता है ना उस तरीके से वो बिहेव करे जो डैमेज को कॉज करे. देखो एग्जांपल आपके इस प्रकार से, मैंने क्या किया, मैंने दो ग्लास तोड़े, दो शीशे के ग्लास तोड़े, या मैंने 2 शीशे तोड़े. शीशे तोड़ते ही उन्होंने कहा कि वो
क्या है वो, एक ए बुल इन ए चाइना शॉप है। हैविंग ब्रोकन 2 ग्लासेस, जैसे ही मैंने 2 ग्लास तोड़े, हैविंग ब्रोकन 2 ग्लासेस, दे सेड यू आर लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप। यानी आप तो ऐसे व्यक्ति हो जो हमेशा क्या करता है, डैमेज को कॉज करता है, ये लापरवाह इंसान हो। उसके बाद नेक्स्ट इडियम की बात करें, एट वंस फिंगर्स टिप्स। हम बोलते हैं ना ये तो मेरी फिंगर टिप्स पे था, इट मीन्स यू हैव गॉट कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट पार्टिकुलर थिंग। यानी ये मेरे फिंगर टिप्स पे था, बट आई डिडंट जस्ट जस्ट गिव आंसर करेक्टली, मैंने अच्छे से आंसर नहीं दे पाया था, नहीं दिया था। एट वंस फिंगर टिप्स यानी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना, इट्स ऑन माई फिंगर टिप्स। यानी यहाँ पे जैसे आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑल idioms एंड phrases विल बी एट योर फिंगर टिप्स, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं। या आफ्टर अटेंडिंग दिस कोर्स ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑल इंग्लिश ग्रामर विल बी एट योर फिंगर टिप्स, विल बी एट योर फिंगर टिप्स। पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। इट मीन्स यू विल गेट कंप्लीट नॉलेज अबाउट इंग्लिश ग्रामर। सो दैट वाज ऑल द थिंग्स अबाउट एट वंस फिंगर टिप्स। एट द स्पर ऑफ मोमेंट, हम कहते हैं ना एट द स्पर ऑफ मोमेंट, यानी पलक झपकते ही, बिना किसी देरी के। एट द स्पर ऑफ मोमेंट, जैसे ही वेन एवर टीचर आस्क, जब कभी भी टीचर पूछते हैं, ही गिव्स रिप्लाई एट द स्पर ऑफ मोमेंट, वो बिना डिले बिना वेट के ही फटाफट धड़ाधड़ आंसर दे देता है, उसको कहते हैं एट द स्पर ऑफ मोमेंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। एट द स्पर ऑफ मोमेंट का मतलब होता है विदाउट डिले, एंड आई हैव गिवन एग्जांपल, लेट मी जस्ट स्पीक अगेन। एक बार फिर से बोलता हूँ अगर आपने नहीं सुना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वेन एवर टीचर आस्क्स ही गिव्स रिप्लाई एट द स्पर ऑफ मोमेंट, आई गिव रिप्लाई एट द स्पर ऑफ मोमेंट, शी गिव्स रिप्लाई एट द स्पर ऑफ मोमेंट, यानी विदाउट एनी डिले शी गिव्स रिप्लाई एट द स्पर ऑफ मोमेंट। उसके बाद यहाँ पे है क्रॉस योर फिंगर्स, और यहाँ पे आज हम अपने लास्ट ईडियम को इस पार्ट के अंदर करेंगे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट ईडियम इन नेक्स्ट पार्ट। सो क्रॉस योर फिंगर्स, यानी क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब क्या होता है। देखो आपने एक इमोजी देखी होगी, फिंगर क्रॉस करके देखने को मिलती है, सभी सेलफोन के अंदर होती है। इसका मतलब होता है इट इज़ गिविंग अ सिग्नल ऑफ गुड थिंग्स, यानी इट इज़ गिविंग अ सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी, यानी होप फॉर द गुड। क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब होता है कि एक अच्छे के लिए कामना रखना, उम्मीद रखना। यानी वेन एवर वी क्रॉस अवर फिंगर्स इट मीन्स वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, वी आर होपिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, टू होप दैट थिंग्स विल हैपन इन द वे यू वांट टू देम। यानी उस चीज़ के लिए सोचना जो चीज़ जिस हिसाब से आप देखना चाहते हैं उसी हिसाब से वो चीज़ हो, यानी आपके वो फेवर में हो। इट मीन्स आप बोलोगे सर वट एवर वी कैन डू, वी कांट डू नथिंग सर, वी कैन ओनली क्रॉस ओवर फिंगर्स। वी कैन ओनली क्रॉस ओवर फिंगर्स का मतलब होता है वी कैन होप फॉर द गुड। सिंपल से अगर आप इसको सिंपल सी अगर लूसिड होती है सरल भाषा में, अगर आप इसको समझना चाहें, लूसिड लैंग्वेज में आप इसको समझना चाहें, इट मीन्स होप फॉर द गुड, होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द पॉजिटिव, होप फॉर द एक्सेलेंट। इस तरीके से आप इसको देखें। सो कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रीशियस टाइम, और नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर अटेंड करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड आप टारगेट जेके एग्ज़ाम के जो ऐप है आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, बिकॉज जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे यू विल गेट मैनी मोर थिंग्स टू गेट फ्रॉम देयर। आपको किसी भी अपकमिंग एग्जाम की अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो आपको टेस्ट सीरीज़ वहाँ से मिल जाएगी। और इफ़ यू वांट टू इनरोल इन पीएससी एग्ज़ाम कोर्स, या पीएससी के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, और फॉर एनी अदर पार्टिकुलर एग्जाम, you will get from there all the things from target JK exam app जो है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैवंट जॉइंड अवर टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप भी इसी नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपकी MCQ की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।